एक ऐसा गुलाम जिसने साबित किया कि आदमी की नस्ल उसकी किस्मत तय नहीं करती, बल्कि वो अपने तकदीर खुद लिखता है। कहानी एक ऐसे गुलाम की जिसने सिर्फ खुद अपनी तकदीर ही नहीं लिखी, बल्कि वो इतना ताकतवर बन गया कि बादशाहों की तकदीर लिखने लगा। अफ्रीका से भारत पहुंचा ये गुलाम मुगलों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया था। एक मशहूर पेंटिंग में ग्लोब पर खड़ा एक बादशाह है और उसके सामने भाले पर लटका है एक कटा हुआ सर। बादशाह तीर से सर पर निशाना लगा रहा है। ये तस्वीर 1620 के आसपास बनाई गई थी। तस्वीर में जो बादशाह दिखाई दे रहा है वो मुगल बादशाह जहांगीर है। दरअसल जहांगीर की ये पेंटिंग उनकी टूटी हुई हसरतों का नक्शा है। जिस सर पर जहांगीर निशाना लगा रहे हैं वो सर एक गुलाम का है, लेकिन गर्दन से अलग होना तो दूर, ये सर कभी जहांगीर के आगे झुका भी नहीं। ये सर था एक ऐसे शख्स का जिसने आगे जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रेरणा दी और शुरुआत की उस युद्ध नीति की जिसके जरिए मराठाओं ने सालों तक मुगलों की नाक में दम किए रखा। हम बात कर रहे हैं मलिक अंबर की। कौन था मलिक अंबर और उनका मुगलों से क्या झगड़ा था? आइए जानते हैं उसका इतिहास। अफ्रीका के इथियोपिया जो है एरिया, वहाँ का था वो। उनके माँ बाप ने गरीबी के हालत में इनको बेच दिए बच्चे को। मलिक अंबर का जन्म 1549 में एक हबशी परिवार में हुआ। बचपन में ही उसे दास बनाकर बगदाद के बाजार में ले जाकर ख्वाजा पीर बगदादी के हाथों बेचा गया। यानी बगदाद में गुलाम का बाकायदा बाजार था, सबसे बड़ा बाजार। उस बाजार में बेच दिए तो वो बाजार से खरीदने वाला एक अहमदनगर का, ये अहमदनगर किंगडम का सरदार था, उसने उसको खरीदा था। ख्वाजा मलिक अंबर के साथ दक्षिण भारत गया जहां उसे निजाम शाह प्रथम के मंत्री चंगेज खान ने खरीद लिया। मलिक अंबर की बुद्धि कुशाग्र, प्रकृति प्रतिभायुक्त और उदार थी। उसे अन्य गुलामों की अपेक्षा ख्याति पाने में देर न लगी। चंगेज खां के संरक्षण में रहकर उसे निजामशाही राजनीति तथा सैनिक प्रबंध को समझने का उसको मौका मिला। और गुलाम जैसा नहीं रखा उसने, बाद में उसके मरने के बाद में वो आज़ाद हो गया था। चंगेज खां की आकस्मिक मृत्यु होने के वजह से कुछ समय तक इधर उधर निजामशाही राज्य में घूमता रहा। निजामशाही राज्य में बगावतें होते देखकर और दलबंदी के संताप और मुगलों के निरंतर हमलों से परेशान होकर वह बीजापुर और गोलकुंडा गया। लेकिन जब इन राज्यों में भी खास मौका न मिला, फिर वह अन्य हबशियों के साथ अहमदनगर लौट आया। वह सेना में भर्ती हुआ और पुनः उसकी शादी हुई एक दहुना नाम की औरत से। फिर अमन खान ने उसे 150 घुड़सवार सेना का सरदार नियुक्त किया। वह अपनी सेना के साथ चुनार पहुंचा और उसने मुगल आक्रमणकारियों को परेशान करना प्रारंभ किया। शत्रु के शिविरों पर गुरिल्ला छापा मारकर वह रसद लूट लेता था और उसके प्रदेश में घुस पड़ता था। इस प्रकार धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ने लगी और वो मशहूर हो गया। शोलापुर को लेकर निजाम शाह और आदिल शाह में झगड़ा चल रहा था। उसमें उसको मुगलों की सहानुभूति प्राप्त करने की आशा थी। जब महावत खां शाहजहां का पीछा करते हुए दक्षिण प्रदेश में पहुंचा, तब आदिल शाह और मलिक अंबर दोनों ने ही मुगलाई सहायता के लिए याचना की। कुछ समय तक तो महावत खां ने दोनों को द्विविधा में रखा। जब शाहजहां बंगाल की ओर गया तब मुगल सेनापति ने आदिल शाह को सहायता देने का वचन दिया, लेकिन जल्द ही उसे बंगाल की ओर जाना पड़ा। मलिक अंबर ने सुरक्षा के चलते निजाम शाह को उसने सपरिवार दौलताबाद भेज दिया और स्वयं सेना लेकर गोलकुंडा की सीमा की ओर बढ़ा। कुतुब शाह से धन लेकर संधि करके वह आदिल शाही प्रदेश पर टूट पड़ा। वांछित स्थानों पर अधिकार करके वह बीजापुर की ओर लूटता हुआ अग्रसर होने लगा। आदिल शाह ने मुगलों से सहायता मांगी। भाटवाड़ी की लड़ाई में मुगल और आदिल शाही सेना ने मलिक अंबर का डटकर सामना किया, पर मलिक अंबर ने उन्हें बुरी तरह हराया। इस सफलता ने उसके यश और कीर्ति में वृद्धि की। अब वो कुशल सेनापति, राजनीतिज्ञ और प्रबंधकर्ता समझा जाने लगा। उसके साहस और साधनों में भी उन्नति हुई। फलस्वरूप अहमदनगर व शोलापुर पर उसने फिर से अपना आधिपत्य जमा लिया और उसके सेनापति याकूब खान ने बुरहानपुर के किले पर घेरा डाल दिया। इसी समय महावत खां शाहजहां का पीछा करते करते पुनः दक्षिण आ पहुंचा।
याकूत खां ने बुरहानपुर से अपनी सेना हटा ली। मलिक अंबर इस बार शाहजहां को संरक्षण देने में बिल्कुल न हिचकिचाया। दोनों संयुक्त सेनाओं ने बुरहानपुर पर घेरा डाला, परंतु कोई सफलता प्राप्त न हुई। थोड़े समय बाद शाहजहां ने हथियार डाल दिए और अपने को समर्पित कर दिया। ऐसी परिस्थिति में मलिक अंबर के लिए मुगलों का सामना करना कठिन था। उसने बुरहानपुर के किले से सेना हटा ली। अगले वर्ष उसे मुगलों से टक्कर लेने का अवसर प्राप्त हुआ। मलिक अंबर की मुगलों से जंग होती रही, बार बार हारता रहा हूँ। इस समय जहांगीर रोगग्रस्त था। नूरजहां की गुटबंदी ने महावत खां को विद्रोह करने पर विवश कर दिया था तथा संपूर्ण शाही सेनाएं महावत खां का विद्रोह दमन करने में लगी हुई थीं। 1601 से 1626 तक मलिक अंबर ने अपनी प्रतिभा, अदम्य साहस, कार्यकुशलता और सैन्य चातुर्य का परिचय दिया। भारतीय इतिहास में ऐसा शायद ही उदाहरण मिलेगा जब किसी उजड़े हुए राज्य को एक साधारण श्रेणी के व्यक्ति ने नवजीवन प्रदान किया हो। मलिक अंबर की प्रतिभा बहुमुखी थी। वह सुयोग्य सेनापति तो था ही, इसके साथ साथ कुशल नीतिज्ञ और चतुर शासक भी था। उसने मराठों की सैनिक मनोवृत्ति का ठीक मूल्यांकन करके एक नवीन सैनिक प्रणाली का आविष्कार किया। मलिक अंबर ने ये सोचा कि मुगलों की फौज में हम लोग जो है क्यों पीछे पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। उसने देखा कि मुगलों की फौज में राजपूत बड़ी तादाद में और उनकी असल मुगलों की असल ताकत जो है वो राजपूत फौज में। और जो उसने नजर डाला अपने हिंदुस्तान में, अपने दक्कन के इलाके में, भाई ऐसी कौन सी फॉर्म है जिसको मैं कर सकता हूँ, तो उसको नजर आई मराठा फॉर्म। मराठा फॉर्म जो है उस जमाने में जो है तो खेती बाड़ी करती थी, बैलगाय चराती थी और राजपूत तान के सो जाती थी। तो इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि आज शिंदे साहब जो बैठे ना गवर्नमेंट में सीएम बन के, वो मलिक अंबर की वजह से बैठे। अगर मलिक अंबर नहीं आते और मराठा के बारे में नहीं सोचते तो जिस तरह आज हमारे पास एचसी के लोग या दूसरे जो कौम में जो पस्त है आज भी उसी तरह होते। तोडरमल की भूमिकर व्यवस्था को अपने राज्य में प्रचलन करके उसने न केवल रिक्त कोष को ही समृद्धिशाली बनाया बल्कि जनता को भी सुख प्रदान किया। एक नया शहर बसाकर उसे अपनी राजधानी बना दिया। खड़की यानी आज का औरंगाबाद। तब के यात्रा वृतांतों के हिसाब से खड़की काफी विकसित नगर था। यहाँ शाही लोगों के रहने के लिए महल और खूबसूरत बाग बने हुए थे। यहाँ उसने अनेक मस्जिदों, महलों का निर्माण कराया तथा उद्यान लगवाए। खड़की में पानी की समस्या थी, इसलिए मलिक अंबर ने यहाँ नहरों का जाल बनाया। सिंचाई के लिए नहरें भी खुदवाईं। महवल दर्रा, भटकल दरवाजा, नवखंडा महल, काला चबूतरा, दीवाने आम और दीवाने खास, जो आज खंडहरों के रूप में दिखाई देते हैं, उसकी भावनाओं को प्रमाणित करते हैं। उसने ज्ञान तथा विद्वानों दोनों को संरक्षण प्रदान किया। अरब से बहुत विद्वान आए और उसने उन्हें प्रोत्साहन दिया। उनमें से एक अली हैदर था, जिसने 11वीं शताब्दी हिजरी के प्रसिद्ध संतों की जीवनियों पर इकवल जवाहर ग्रंथ की रचना की। फारस से आए हुए विद्वानों को भी उसने आश्रय दिया। उसने खड़की में चितेखाना जगह की स्थापना की, जहां बहुत से हिंदू और मुसलमान विद्वान ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का गंभीर अध्ययन करते थे। दक्कन में इस दौर में 4 सल्तनतें थीं: अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर और मुगल सल्तनत। मुगल लगातार दक्कन में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में दक्कन की फौजों को लगातार मदद की जरूरत होती थी। इसी का फायदा उठाने के लिए मलिक अंबर ने 100-150 गुलामों को भर्ती किया और एक किराए की फौज बना ली। जिस सल्तनत को जरूरत होती वो अपनी फौज उसे किराए पर दे देते। अगले 2 दशक तक ऐसा ही चला। फिर साल 1595 में मलिक अंबर को एक नई संभावना दिखाई दी। अहमदनगर सल्तनत आपसी लड़ाइयों के चलते जर्जर हालत में पहुंच चुकी थी और इसका फायदा उठाने के लिए मुगल उन पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे थे। मलिक अंबर ने एक सिपह सालार के साथ हाल मिलाया। दोनों के पास मिलाकर 7000 की फौज थी, जो उन्होंने अहमदनगर की मदद के लिए देने का फैसला किया। साल 1595 में मुगल सेना ने अहमदनगर पर चढ़ाई कर दी। अहमदनगर की महारानी चांद बीबी ने गोलकोंडा और बीजापुर की मदद से मुगलों को पीछे हटाने में कामयाबी पाई।
लेकिन मुगलों ने पहले बेरार पर कब्जा किया और फिर धीरे धीरे अहमदनगर की सीमाओं में दखल देने लगे। 1597 में चांद बीबी और मुगलों के बीच एक और बार लड़ाई हुई और इस बार जीत मुगलों की हुई। अहमदनगर किले पर मुगलों का कब्जा हुआ तो चांद बीबी के खिलाफ उनकी ही रियासत के लोगों ने बगावत कर दी। साल 1599 में उनके अपने ही सैनिकों ने उनकी हत्या कर डाली। संभव था कि ये अहमदनगर सल्तनत का अंत होता, लेकिन इस खेल में अभी एक मुहरे की चाल बाकी थी। प्रसिद्ध वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के एक सीन में लिटिल फिंगर कहता है, chaos is a ladder, यानी अराजकता एक सीढ़ी है। दक्कन में फैली इस अराजकता को सीढ़ी बनाने वाला शख्स था मलिक अंबर। मुगल कब्जे के बाद होने वाली अफरा-तफरी में मलिक अंबर ने हजारों लोगों को अपनी तरफ किया और एक ताकतवर फौज बना ली। जबीर के बाद और आस्ता आस्ता वो हेड ऑफ द निज़ाम ऐसा बन गया था। इतना ही नहीं, अपनी ताकत को शाही मुहर देने के लिए उन्होंने चांद बीबी के पोते मुर्तज़ा निजाम शाह को अहमदनगर सल्तनत का नया सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन नाम की बातें चाहते हैं, उनको ज्यादा वो नहीं था, उनको लगता अपना वजीर मलिक अंबर बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपने का टेंशन लेना है, तो टेंशन लेते लेते आराम करते थे। उन्होंने परंदा को अहमदनगर सल्तनत की नई राजधानी बनाया और अपनी बेटी की शादी नए सुल्तान से कर दी। हालांकि असली ताकत मलिक अंबर के हाथ में थी। उन्होंने खुद को अहमदनगर सल्तनत का वजीर नियुक्त किया। सल्तनत पर उनकी पकड़ इस कदर थी कि दूसरे राज्य अहमदनगर को अंबर की जमीन कहकर बुलाते थे। अंबर ने अहमदनगर को मजबूत किया और दक्कन के राजाओं से साथ संबंधों को सुधारा। उन्होंने मुगलों को सीधी टक्कर देनी शुरू की। इधर 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की मौत हो गई। मुगल गद्दी को लेकर उत्तराधिकार की लड़ाई में जीत मिली शहजादे सलीम उर्फ जहांगीर को। गद्दी संभालते ही जहांगीर ने दक्कन की ओर ध्यान देना शुरू किया, जहां मलिक अंबर उनके पिता की कब्जाई जमीन को वापस लेते जा रहे थे। जहांगीर ने तुजुक बाबरी में लिखा है कि हमने शहर खड़की नाम का खुद की लिखी किताब में लिखता है कि हमने मुगल फौज ने अब शहर और खड़की को इतना जलाया है कि शहर 3 दिन तक जलता रहा आग में। अभी शहर का बसना या आबाद होना नामुमकिन, लेकिन मलिक अंबर ने फिर भी आबाद करा उसको, कई बार हुआ। वैसे भी मुगल खुद को पूरे हिंदुस्तान का मलिक मानते थे। उनके दरबार में कहावत चलती थी कि बारिश की कुछ बूंदें समंदर की बराबरी नहीं कर सकती। ऐसा दक्कन की फौजों के लिए कहा जाता था, जो कुल मिलाकर भी मुगलों की 1/3 थीं। लेकिन ये बात सिर्फ आधा सच थी। ये सच था कि दक्कन फौज की ताकत में मुगलों से कमजोर थे, लेकिन पैसे के मामले में उनकी शक्ति मुगलों के बराबर और कभी कभी तो उनसे भी बढ़कर थी। दस्तावेज बताते हैं कि अकेले बीजापुर सल्तनत को साल में 13 करोड़ की आमदनी होती थी, वहीं मुगलों को 22 करोड़ की। दक्कन सल्तनत के पास मुगलों से लड़ने की पूरी क्षमता थी, लेकिन सिर्फ तभी जब वो साथ मिलकर काम करते। उनकी आपसी लड़ाई मुगलों को फायदा पहुंचा रही थी। मलिक अंबर ने बीड़ा उठाया कि वो दक्कन को एक कर मुगलों से लोहा लेंगे। बीजापुर सल्तनत को लिखे एक खत में वो कहते हैं, जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं मुगलों को जीतने नहीं दूंगा। जितने बार भी मुगलों ने दक्कन में आगे बढ़ने की कोशिश की, उन्हें अपने सामने मलिक अंबर खड़े नजर आए। मलिक अंबर ने हल्के घुड़सवारों की छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई, जो पहाड़ी इलाकों में तेजी से चल सकते थे। ये घुड़सवार मुगलों की विशाल सेना पर अचानक हमला करते और मौका मिलते ही भाग जाते। मलिक अंबर थे, ये अहमद की निजाम शाही थी, जिन्होंने मराठा को मालूजी भोसला को इन लोगों के हाथ में तलवार दी। ये वो मलिक अंबर था। इन्होंने जो मलिक अंबर ने ना सिर्फ उनके हाथ में तलवार दी, बल्कि इनको फौजी जंगें सिखाई कैसे लड़ना है जी। बल्कि जब इनकी और इनको ये भी सिखाया मलिक अंबर ने कि गुरिल्ला वॉर, जिसमें शिवाजी महाराज बहुत और उनकी मराठा फौज बहुत ज्यादा परफेक्ट थी, मलिक अंबर ने सिखाया। यही रणनीति आगे चलकर शिवाजी महाराज ने अपनाई थी। छत्रपति शिवाजी के दरबार में लिखी कविता श्री शिव भारत में मलिक अंबर को सूर्य की संज्ञा दी गई है। शिवाजी के दादा मालजी राजे मलिक अंबर का दायां हाथ हुआ करते थे। राधेश्याम ने एक किताब लिखा है मलिक अंबर की,
उस किताब में बताया है कि मलिक अंबर ने तो मराठा फौज से उसने गोरिल्ला वार सिस्टम पढ़ा है। गोरिल्ला वार सिस्टम अफ्रीका का है, वो पढ़ा है उसने, और उनको ट्रेन करके हर वार में उसका इस्तेमाल किया, यानी ये टेक्निक का। तो यही टेक्निक बाद में शिवाजी के पास में वही मराठे थे, मालोजी भोसले, उनके सारे लड़के उनके फौज में थे। 1610 का साल मलिक अंबर की जिंदगी का निर्णायक साल माना जाता है। इसी साल उन्होंने मुगलों को पछाड़ते हुए अहमदनगर किले पर कब्जा कर लिया और मुगल इलाकों में हमला करते हुए सूरत बंदरगाह को नष्ट कर डाला। व्यापार की दृष्टि से सूरत बंदरगाह मुगलों के काफी मायने रखता था, इसलिए इस घटना ने जहांगीर को आगबबूला कर दिया। तो जहांगीर ने अपने ऑटोबायोग्राफी जो होता है वो खुद लिखता था अपनी ज़िंदगी के बारे में। उसका नाम है तुझी के जहांगीर और दूसरा नाम है वाक़यात जहांगीर, ऐसे दो नाम से मशहूर है। तो उसमें दर्ज किया उसने कि उसकी फौज हारने से उसको कितना सदमा पहुंचा, वो सदमे का जिक्र है उसमें, और कौन कौन मरे उसके नाम हैं। 1610 तक मलिक अंबर ने 50,000 की फौज इकट्ठा कर डाली थी। 1610 में ही मलिक अंबर को पहली बार एक बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा। दरअसल तब तक अहमदनगर के सुल्तान मुर्तज़ा निजाम शाह ने एक दूसरी शादी कर ली थी। नई मल्लिका ने एक रोज सुल्तान की दूसरी बेगम यानी मलिक अंबर की बेटी को सरेआम बुरा भला कहा, उसे हबशी और गुलाम की बेटी कहकर गाली दी। सुल्तान ने भी हमें हाँ मिलाई, क्योंकि वो मलिक अंबर के साए तले जीते हुए तंग आ चुका था। जब मलिक अंबर को इस घटना का पता चला तो उन्होंने सुल्तान और उसकी नई बेगम को जहर देकर मरवा डाला। इसके बाद उन्होंने अपने बेटी की औलाद को गद्दी पर बैठा दिया। इसी बीच मलिक अंबर ने एक और फैसला लिया। तब जमीन का अधिकार शाही दरबार के पास होता था। उन्होंने नया नियम बनाते हुए मराठा सरदारों को जमीन का मलिकाना हक दे दिया। इससे कई मराठा सरदार उनके खास सिपहसालार बन गए, लेकिन साथ ही मराठाओं की ताकत बढ़ने से उन्हें चुनौती भी मिलने लगी। उनके ऊपर कई बार जानलेवा हमले भी हुए, लेकिन हर बार वो बच निकले। मगर मलिक अंबर के दूसरे जो काम है उसमें है रॉकेट टेक्नोलॉजी। दुनिया का पहला रॉकेट टीपू सुल्तान ने बाद में बनाया, मलिक अंबर ने पहले बनाया, ये असल बात है। जो रॉकेट का इस्तेमाल 1612 में मलिक अंबर जहांगीर का वार हुआ था। जहांगीर बादशाह, उसकी फ़ौज और मलिक अंबर, ये दोनों में वार हुआ था औरंगाबाद से लेकर दौलताबाद के बीच में। उसमें मलिक अंबर ने रॉकेट का इस्तेमाल किया था और वो रॉकेट के इस्तेमाल से वो लोग हार गए। गुजरात का अब्दुल्ला खान जो सरदार था, उसके अंदर में फ़ौज आई थी इसकी जहांगीर की, वो हार गई। साल 1616 में उन्होंने मुगलों के साथ हुई एक जंग में हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके चलते उन्हें मुगलों से संधि करनी पड़ी और बेरार और अहमदनगर का किला वापस मुगलों को सौंप देना पड़ा। अब तक मलिक अंबर को मुगलों के खिलाफ बीजापुर सल्तनत का साथ मिल रहा था, लेकिन 1617 में बीजापुर ने मुगलों से संधि करते हुए मलिक अंबर के खिलाफ जंग छेड़ दी। कुछ सालों तक रक्षात्मक लड़ाई लड़ने के बाद 1624 में मलिक अंबर ने बीजापुर पर हमला किया और बीदर और बीजापुर की राजधानी पर घेरा डाल दिया। मुगलों और बीजापुर से उन्हें दो तरफा लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। दोनों फौजों का सामना करने के लिए उन्होंने भटवाड़ी को चुना। भटवाड़ी के पास उन्होंने एक नदी के किनारे डेरा डाला। जैसे ही बीजापुर और मुगल फौजें नजदीक आई, उन्होंने पास मौजूद नदी का बांध खोल दिया, जिससे जमीन पानी और कीचड़ से भर गई। ऐसी जमीन पर मुगल आर्टिलरी का आगे बढ़ना मुश्किल था। मलिक अंबर ने अपने घुड़सवारों को मुगल आर्मी के दाहिने फ्लैंक पर हमला करने के लिए भेजा और लगातार कई महीनों तक मुगल और बीजापुर फौज की नाक में दम किए रखा। 2 महीने तक मुगल फौजों को रोके रखने के बाद सितंबर 1624 में मुगलों और मलिक अंबर का आमना सामना हुआ। इस जंग में मलिक अंबर के साथ शिवाजी के पिता शाहजी भी थे। यूरोपियन यात्री पिएट्रो वाले ने अपने दस्तावेजों में इस लड़ाई का जिक्र किया है। मलिक अंबर की फौज के लिए ये जाना पहचाना इलाका था।
उनकी घुड़सवार सेना ने एक के बाद एक हमले करते हुए मुगल और बीजापुर फौजों के फॉर्मेशन को ध्वस्त कर दिया। लेकिन बीच लड़ाई में जब अंबर की फौजें जीत रही थीं, उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया। मुगल फौज को जीत की किरण नजर आई। उन्होंने तेजी से आगे की ओर प्रयास किया, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि ये मलिक अंबर की एक चाल थी। अंबर ने अपनी घुड़सवार टुकड़ी को दाईं तरफ भेजते हुए मुगल सेना के ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए भेजा, जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। एक मुगल कमांडर मारा गया, जबकि 3 को बंदी बना लिया गया। बीजापुर की फौज के कमांडर भी पकड़े गए। जो बचे उन्होंने भागने में ही अपनी भलाई समझी। इस युद्ध में मलिक अंबर को एक बड़ी जीत मिली। इस जीत ने मराठाओं के हौसले तेज कर दिए। वहीं मलिक अंबर का कद इतना बढ़ गया कि उनके कदमों में कुबेर के खजाने लाकर डाले जाने लगे। मलिक अंबर ने आगे भी कई छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़ी और सोलापुर को भी अपने कब्जे में कर लिया। मलिक अंबर को वर्तमान महाराष्ट्र भारत के मुरुड क्षेत्र में जंजीरा किले के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। 1567 ईस्वी में इसके निर्माण के बाद किला जंजीरा पर कब्जा करने के लिए मराठों, मुगलों और पुर्तगालियों द्वारा विभिन्न आक्रमण प्रयासों को झेलते हुए सदियों के लिए यह महत्वपूर्ण किला था। मालजी मलिक अंबर के भरोसेमंद सहयोगी बन गए, जो अहमदनगर सल्तनत के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। मालजी के चचेरे भाई मुधोल के घोरपड़े बीजापुर के प्रतिद्वंद्वी सल्तनत की सेवा करने वाले सफल रईस भी बन गए। प्रतिद्वंद्वी दक्कन सल्तनत और मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए मालजी ने मलिक अंबर की सेवा में तेजी से वृद्धि की। उन्हें और उनके भाई को 3 परगना प्रशासनिक इकाइयों का नियंत्रण दिया गया था। कई छोटे शहरों और गांवों के अलावा एलोरा, वेरुल, देरहाडी और कन्नड़, जटेगौर और वकाडी सहित। मलिक अंबर की सिफारिश पर 1599 में अहमदनगर सल्तनत के शासक बहादुर निजाम शाह ने मालजी को राजा की उपाधि दी थी और पुणे और सुपे परगना की जागीर दी। मालजी ने जगपालराव निम्बालकर की बहन उमाबाई, जिन्हें दीपाबाई के नाम से भी जाना जाता है, से विवाह किया, जो फलटन के देशमुख थे। उनके 2 बेटे थे, शाहजी और शरीफ जी। मालजी का मानना था कि अहमदनगर में सूफी संत शाह शरीफ की दरगाह पर प्रार्थना करने के बाद उन्हें इन 2 पुत्रों का आशीर्वाद मिला था, और इसलिए उन्होंने संत के नाम पर अपने दोनों पुत्रों का नाम रखा। लालू भोसले के जो है, ये जो शिवाजी के दादा थे, उनको कोई औलाद नहीं थी। अहमदनगर में एक बुजुर्ग है शाह शरीफ जी, मैं वहाँ भी देखा, बड़े मशहूर थे। बुजुर्ग जिंदा थे उनकी, और लोग बड़ा मानते थे उनको। तो उनके दादा वहाँ पहुँचे, उन्होंने जो है हजरत से दुआ की, हजरत मुझको औलाद नहीं। हिंदू मुस्लिम की बात करें ना, नफरतों की बात है, देखिए राजाओं में थी, राजाओं की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि हाँ, वो मुरीद भी थे उनके, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझको औलाद नहीं, आप दुआ कीजिए। तो उन्होंने दुआ की उनके लिए, तो अल्लाह ने 2 दिए। उन्होंने कहा था तो आप अगर बच्चा पैदा होगा तो मैं आपके नाम पर उसका नाम रखूंगा। और 2 बच्चे पैदा, अल्लाह ने 2 बच्चे दे दिए उनको। तो नाम क्या हुआ? एक का नाम शाहजी, एक का नाम शरीफ जी, और शाहजी के बेटे शिवाजी। ये है कॉन्टेक्स्ट उस जमाने के। और आज भी आप जाइए, मशहूर है खबर दरगाह, बड़े बहुत मशहूर है। आज भी वहाँ पे वो जो है मराठों की बड़ी तादाद जो है वहाँ की, मराठा कौम की, और वो बहुत ही मोहब्बत से आते हैं, वो बहुत अकीदत से वो लोग वहाँ आते हैं। रोज होता है वहाँ पे काफी बड़ा। सन 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने कवींद्र परमानंद को शिव भारत पुस्तक की रचना करने का आदेश दिया। इस पुस्तक में कवींद्र परमानंद ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में एक मुस्लिम योद्धा मलिक अंबर का वर्णन है। परमानंद ने इस ग्रंथ में मलिक अंबर के शौर्य और युद्ध कौशल का वर्णन किया है तथा उसकी प्रशंसा की है। क्योंकि शिवाजी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे, ये जानबूझ के बनाए गए मुसलमानों के खिलाफ। ये सब लड़ाइयाँ जो होती थी ना, अपना इलाका फैलाने के लिए लड़ाइयाँ होती थी। शाहजी राजे और अन्य राजा मलिक अंबर के साथ मुगलों से लड़ रहे थे।
मलिक अंबर ने मुगलों से लड़ते हुए कई बार मुगल सेना को हराया और अहमदनगर पर आक्रमण भी किया। एक लाइन अलग है उनकी। जी 2 बेटे थे, तो एक इधर मलिक अंबर की तरफ था, जी शाहजी। शाहजी। लखुजी जाधव, मालजी भोसले, शाहजी महाराज और कुछ अन्य मराठा सरदारों के साथ मिलकर मलिक अंबर ने अहमदनगर किले और अहमदनगर शहर को मुगलों के हाथों से छुड़ाया। हारने के बाद में वो पागल जैसा हो गया और वो मलिक अंबर को तीर से मार रहा, नीचे से मार रहा। ऐसे वो पेंटिंग उसके 4 साल बाद ही किसी ने बनाई है। मतलब उसका ख्वाब था, वो ख्वाब अधूरा ही रह गया। अधूरा नहीं। जहांगीर मलिक नहीं, अंबर उसके को- बाद में जहांगीर ने बदला लिया मलिक अंबर से, नहीं ये बात नहीं है। अच्छा। मगर वो एक वार में तो वो हार गया था। दक्षिण में अब कोई भी उसके जैसा कुशल सेनापति नहीं रह गया था। इससे पहले कि वह अपनी सेनाओं की गतिविधि मुगलों के विरुद्ध या आदिल शाह के विरुद्ध संचालित करे, मृत्यु ने उसकी आंखें 80 वर्ष की आयु में बंद कर दीं। भरपूर जिंदगी जीने के बाद साल 1626 में मलिक अंबर की मौत हो गई। जिंदगी भर मलिक अंबर से नफरत करने वाले मुगल बादशाह जहांगीर ने उनकी शान में लिखवाया था, युद्ध नीति में और शासन में, न्याय में और नियंत्रण में उसके बराबर और कोई नहीं था। इतिहास में अबिसिनिया के किसी गुलाम ने इतना कद हासिल नहीं किया जैसा मलिक अंबर ने किया था। मलिक अंबर ने बड़े सम्मान के साथ जीवन बिताया। उसकी मृत्यु के बाद ही अहमदनगर सल्तनत को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया जा सका।